नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060972386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो भर्ती है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। एकदम फ्री टेस्ट सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी टेस्ट 1 टेस्ट 2 अपलोड हो चुके हैं। ये आज हम टेस्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। जीएस पे फोकस रहेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक तरफ आपको ट्राइब्स यानी कि जनजाति दे रखी हैं और दूसरी तरफ किस राज्य में पाई जाती हैं वो दे रखा है। अब आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, सही विकल्प को चुनना है। तो छत्तीसगढ़ में युराली, गुजरात में नागासिया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पंगवाला और केरला में बमचा ट्राइब। बताइए इसमें से। तो अगर हम देखें जो सही मैच्ड है वो हिमाचल प्रदेश वाला सही मैच्ड है। पंगवाल जनजाति हमें वहीं मिलती है। जबकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपको नागासिया ट्राइब मिलेगी। गुजरात में अगर हम बात करें तो बामचा मिलेगी और अगर केरल में बात करें तो उराली ट्राइब मिलेगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ट्राइब्स जनजातियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस बार बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 फेस्टिवल्स दे रखे हैं, त्यौहार दे रखे हैं जो हर वर्ष मार्च में मनाए जाते हैं। एवरी ईयर मार्च में मनाए जाते हैं। तो आपको बताना है कौन से वो 2 त्यौहार हैं, गुड़ी पाड़वा, पोंगल, उगाड़ी। बताइए। तो अगर हम देखें तो इसमें से जो गुड़ी पाड़वा और उगाड़ी है वो आपका मार्च में मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। जबकि अगर हम पोंगल देखें तो पोंगल आपका जनवरी में मनाया जाता है। ये बेसिकली होते क्या है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं जब कटाई होती है। जबकि गुड़ू पाड़वा और उगाड़ी की बात करेंगे तो ये न्यू ईयर्स होते हैं। हिंदू न्यू ईयर अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है, ठीक है, मकर संक्रांति के नाम से ही मनाया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सागा दावा फेस्टिवल है वो कौन से रिलीजन यानी कौन से धर्म में होता है और जो बकुथम्मा फेस्टिवल है वो कौन से राज्य में होता है। एक तरफ आपको धर्म पूछा, दूसरी तरफ आपको राज्य पूछा। बताइए। तो अगर हम देखें तो ये आपका सागा दावा बुद्धिज्म में होता है और ये जो बाकुथम्मा ये तेलंगाना में होता है। सागा दावा में होता क्या है, पहली बात तो ये सिक्किम राज्य में होता है, राज्य भी आपको पता होना चाहिए। और जो जिस त्यौहार को हम बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं उसको ये सागा दावा बोलते हैं, ठीक है। फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। और ये जो बकुथम्मा फेस्टिवल है ये लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव ये होता है। इसमें फूलों से एक पैरामिड लाइक शेप बनाई जाती है, इस तरीके से फूल लगाए जाते हैं। इस तरीके से बाकुथम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डेज के बारे में। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है। डेट आपको बतानी है। 13 मार्च, 2 मार्च, 15 मार्च, 2 मार्च, 13 मार्च, 1 मार्च, 15 मार्च, 1 मार्च। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 मार्च, 1 मार्च को ये मनाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि एक तरफ आपको स्टेट यानी कि राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग्स दे रखे हैं और आपको गलत विकल्प को चुनना है। तो नागालैंड का जो फोक सॉन्ग है वो रंगमा है, उड़ीसा का मुनारी है, मणिपुर का सिंगी छाम है और तमिलनाडु का कोलट्टम है। तो अगर हम देखें इसमें गलत विकल्प कौन सा है, मणिपुर वाला है, क्योंकि जो सिंगी छाम है ये आपको मणिपुर का लोकगीत नहीं है, ये सिक्किम का लोकगीत है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। जबकि बाकी सब ठीक तरीके से मैच कर रखे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की और भी वीडियो सीरीज हमारी चल रही है, उसको आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाती हैं। यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन चाहिए, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें चाहिए, तो आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप की जानकारी आप इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि जो उद्बोधन मैगजीन है उसका संपादन किसने किया था, एडिट उसको कौन करते थे और कौन सी लैंग्वेज में आती थी, कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी उद्बोधन। स्वामी विवेकानंद बंगाली और अरविंदो घोष बंगाली, स्वामी विवेकानंद गुजराती और अरविंदो घोष गुजराती। तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद इसके संपादक थे, एडिटर थे और वो बंगाली में इसको प्रकाशित किया करते थे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद के से रिलेटेड आपको कि रामकृष्ण मिशन जो था 19th सेंचुरी का सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, ये इन्होंने स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंद ने। और साथ में जो न्यू वेदांतिज्म का जो आइडिया था वो भी न्यू वेदांतिज्म क्या है, यूनिवर्सल रिलीजन की बात है यहाँ पे, यानी कि जो पूरा विश्व है उसको एक ही फैमिली का पार्ट, जो हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो यहीं से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको गलत विकल्प चुनना है। एक तरफ आपको रामसर साइट्स दे रखी हैं और दूसरी तरफ आपको वेटलैंड्स दे रखी हैं।
यानी कि आर्द्रभूमि दे रखी है। तो बोल रहा है चंद्रताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में, दीपोर बिल झील जो है असम में है, और सस्तामकोट लेक जो है वो केरल में है। आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट यानी कि गलत, तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी सही तरीके से मैच्ड है। आपको पता होना चाहिए कि जो वेटलैंड है वो रामसार कन्वेंशन के अंदर आती है, प्रोटेक्टेड होती है रामसार कन्वेंशन के अंदर, जो कि 1971 में लाया गया था। भारत में अगर अभी बात करें तो टोटल 49 जो है आपको रामसर साइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको ये रामसर साइट्स याद कर लेनी है, याद जब करेंगे क्योंकि वेटलैंड्स आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करती हैं, फ्लड मैनेजमेंट भी करती हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट भी करती हैं, उसके बाद फिशिंग से यानी कि वो इकोनॉमी में भी हेल्प करती हैं। तो ये सब इसमें होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा हुआ है रिजर्व यानी कि हाथी अभ्यारण्य जो है वो कौन से राज्य में है, पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में है, और जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है वो कौन से राज्य में आपको मिलेगा, असम, झारखंड, सिक्किम, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ या सिक्किम, छत्तीसगढ़। तो अगर हम बात करें तो ये जो डिहिंग पाट का ये आपको असम में मिलेगा, जबकि अगर हम लेमरू की बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए हाथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एलिफेंट कॉरिडोर, क्योंकि हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, बहुत बड़ा जीव है, तो कॉन्स्टेंटली उसको माइग्रेट करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आज जो जंगल हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो एक फिनोमिना हमें देखने को मिलता है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो मनुष्य और जीवों के बीच में जो टकराव होता है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इसको स्टेट डिजास्टर भी, जो स्टेट डिजास्टर की कैटेगरी में भी इसको बताया गया है कि जब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको डिक्लेयर किया जा सकता है एज अ स्टेट डिजास्टर। और इससे बचने के लिए हम काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें इको ब्रिजेस के बारे में, इको ब्रिज क्या होता है, लेट सपोज कि यहाँ जंगल है, यहाँ जंगल है, बीच में से जो है वो एक हाईवे जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अभी असम में ही एक एक जो रिजर्व था उसके अंदर से एक रोड बनाया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एक जगह पे एक फुट ओवर ब्रिज जैसा जो बना देते हैं, और यहाँ पे सारी जो है हरियाली हम बना देते हैं इसमें, तो उनको जो जानवर माइग्रेट करना चाहते हैं वो इस तरफ से कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आपको पूछा है कि टाइगर रिजर्व यानी कि जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते थे, कौन सी जो टाइगर रिजर्व है 2015 में नोटिफाइड किया गया था, वो आपको बताना है। अमराबाद का टाइगर रिजर्व, पीलीभीत का, बोर का या राजाजी का। 2015 में किसको किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2015 में राजा जी का टाइगर रिजर्व जो था उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और ये उत्तराखंड में आपको मिलेगा। जबकि बोर टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा ये, और 2014 में इसको डिक्लेयर किया गया था। अगर हम पीलीभीत की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में मिलेगा, 2014 में इसको किया गया था। और अमराबाद का अगर हम देखें तो तेलंगाना में मिलेगा। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी टाइगर पॉपुलेशन सेंसस, टाइगर सेंसस, इन सबसे काफ़ी सवाल पूछती है, और साथ में स्टेट पीसीएस भी पूछ लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो 1973 के टाइम पे प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट किया गया था, क्योंकि अगर हम देखें जो टोटल वर्ल्ड है उसमें से 80% जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है, लेकिन बिकॉज ऑफ इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग, जो उनका शिकार होता है उनके खाल के लिए, मांस के लिए, नाखूनों के लिए, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी गिर गई थी। तो उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, और उन्हीं के अंदर जो है टाइगर रिजर्व, किसी भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अलग से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जो ऑलरेडी नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उन्हीं के एक पार्ट को जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था। इसमें कोर एरिया होता है जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस जो है अलाउड नहीं होती है। इसको जो देखती है वो बॉडी कौन सी देखती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंदर ये बॉडी आती है। ठीक है, और उसके बाद यही जो है, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम देखें 1972, उसके अंदर ये जो चीज़ें बता रखी हैं कि क्या चीज हम किस क्राइटेरिया को या फिर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं, ये कहाँ बता रखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बता रखा है। देखिए तो टोटल जो अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत में टोटल टाइगर रिजर्व 53 है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिला के अभी रिसेंटली 53rd माफ कीजिएगा टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं। देखिए इस तरीके की जानकारी आपको पता होनी चाहिए जब भी आप पेपर सॉल्व करें, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें या कुछ और करें, तो आपको इस सब के बारे में भी जानकारी निकालनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क इसमें से राष्ट्रीय उद्यान 2010 में नोटिफाइड नहीं किया गया था। ध्यान रखेंगे नहीं किया गया था, क्योंकि कभी कभार ये नहीं वाला आपका काम गलत करवा देता है। तो इंदरकिला नेशनल पार्क है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है, या खीरगंगा नेशनल पार्क है, या सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क है। तो आपको बताना है। तो ये अगर हम देखें तो इसमें जल्दापारा है,
वो है वेस्ट बंगाल में और इसको 2014 में किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प चुनना। एक तरफ आपको मिनरल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी कमी से होने वाले रोग आपको बता रखे हैं। तो कैल्शियम की कमी से भुंगर हड्डी यानी कि ब्रिटल बोन्स, आयोडीन की कमी से घेंगा यानी कि गोइटर का रोग, और फॉस्फोरस की कमी से मंद विकास यानी कि रिटार्डेड ग्रोथ। बताना है आपको इनकरेक्ट ऑप्शन। तो अगर हम देखें इसमें से सी हो जाएगा, क्योंकि रिटार्डेड ग्रोथ जो होती है वो कॉपर की कमी की वजह से होती है, फॉस्फोरस की कमी की वजह से नहीं होती है। ये जो साइंस एंड टेक का पार्ट है और बायोलॉजी का भी जो पार्ट है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ये लोअर पीसीएस में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो लुमिनस इंटेंसिटी है यानी कि ज्योति तीव्रता है, उसको आप कैसे मापते हैं, उसकी इकाई क्या है मापने की, यूनिट क्या है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर है उसकी इकाई आपको बतानी है। गॉस ओम, कंडेला ओम, गॉस वोल्ट, कंडेला वोल्ट। तो अगर हम देखें तो कंडेला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है और वोल्ट जो है भावांतर की है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम गॉस देखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड का एक ऐसा यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड इससे मापी जाती है। और ओम जो है रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोधक जो होता है, एक मटेरियल होता है रेजिस्टेंस जो अगर हम देखें, ये कंडक्टर है, ये रजिस्टर है, यानी कि यहाँ से ढंग से जो है करंट पास नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प चुनना है। एक तरफ आपको कुछ नाम दे रखे हैं इंस्ट्रूमेंट के नाम, और वो क्या करते हैं वो आपको बताना है। तो जो क्रिस्कोग्राफ होता है वो पौधों में जो वृद्धि होती है यानी कि ग्रोथ जो होती है उसको दर्शाता है। उसका डायनोमो जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसका जो पोटोमीटर होता है वो जो वाष्पोत्सर्जन होता है यानी कि ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में, उसको शो करता है। आपको करेक्ट बताना था। तो इसमें से जो फर्स्ट और थर्ड होगा, माफ कीजिएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायनामो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को, डायनामो होता क्या है, इस तरीके का एक डिवाइस होता है, यहाँ पे एक एक्सल लगी होती है। जब ये एक्सल घूमती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स लगे होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मैकेनिकल मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकलता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट यानी कि ध्वनि की जो गति है 25 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम किस में होगी, ब्रास में, निकल में, स्टील में, आयरन में। तो ये आपको पता होना चाहिए ब्रास में होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि हाईएस्ट इंटेंसिटी यानी कि सबसे तीव्रता से जो ध्वनि की तीव्रता है सबसे अधिक यानी कि सबसे हाईएस्ट किस में होगी, डेसिबल में अगर हम बात करें तो, ऑर्केस्ट्रा में, रॉकेट में, मिसाइल में या सायरन में। तो अगर हम बात करें तो उसका आंसर डी हो जाएगा। सायरन की जो डेसिबल होती है वो 190 से लेकर 200 तक होती है, बाकी जो तीन दिए हुए हैं इनसे कम होती है। डेसिबल का मतलब जैसे अगर हम देखें जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, कितनी तेज किसी चीज में से आवाज निकलती है, उसको इसमें से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है दिए हुए कंपाउंड में से यौगिक, जो दिए हुए यौगिक है आपको कंपाउंड है उसमें से ज्यामितीय यानी कि एंगुलर शेप किसकी होती है, मीथेन की, हाइड्रोजन सल्फाइड की, फास्फोरस की, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की जो है एंगुलर यानी कि ज्यामितीय जो शेप होती है वो होती है। बाकी अगर हम मीथेन, फास्फोरस और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो इनकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि चतुष्फल की है इनकी शेप होती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कार्नलाइट, ये है कौन कार्नलाइट और जो है वो कौन से मेटल का, धातु का अयस्क है यानी कि ओर है। दूसरा पूछा है क्रायोलाइट कौन से मेटल का ओर है, आपको बताना है। पोटेशियम, सोडियम, मिनरल का, माफ कीजिएगा, कौन से मिनरल के ओर हैं आपसे पूछ रहा है भाई। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो अगर हम देखें तो जो कार्नलाइट है वो पोटेशियम का है और जो क्रायोलाइट है वो सोडियम का है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर मैं और साथ में आपको ये भी बताना चाहिए जो कैल्शियम का है और उसका नाम जिप्सम होता है, जबकि अगर हम मैग्नीशियम के ओर की बात करें तो इसका कैसेराइट नाम से एक इसका वो आता है, और आता है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेतु यानी कि ब्रिज, सेतु या पुल जो है बिहार राज्य में जो नहीं है, आप नहीं को ना गोला मार लिया कीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में आते हैं ना तो नहीं भूल जाते हैं और जो सही वाला है वो लगा जाते हैं, जो कि वो नहीं होता है। तो आपसे पूछे जवाहर सेतु, नेहरू सेतु, महात्मा गांधी सेतु या चहलारी घाट सेतु यानी कि ब्रिज। तो इसमें से जो चलहारी घाट सेतु है ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, तो ये इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, बिहार में नहीं है। नेक्स्ट आपसे इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प चुनना है। एक तरफ आपको जगह के नाम दे रखे, दूसरी तरफ कौन सी नदी पे वो है वो बताना है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पे, तिरुचिपल्ली जो है नोयल रिवर पे, नासिक जो है गोदावरी रिवर पे, कुरनूल जो है तुंगभद्रा रिवर पे। गलत विकल्प आपको चुन के इसमें से बताना था। तो अगर हम बात करेंगे तिरुचिपल्ली जो आपको तमिलनाडु में मिलेगा वो नोयल रिवर पे नहीं मिलेगा, बल्कि वो कावेरी रिवर पे मिलेगा, जबकि विजयवाड़ा आपको आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पे ही मिलेगा, नासिक जो है महाराष्ट्र में है गोदावरी पे ही मिलेगा, और कुरनूल आंध्र प्रदेश में अब आपको तुंगभद्रा पे ही मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, इसमें भी गलत विकल्प चुनना है आपको। एक तरफ आपको राज्यों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उनके नाम दे रखे हैं। तो झारखंड में आपको मिलेगा हीराकुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सिक्किम में मिलेगा आपको तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हिमाचल में आपको मिलेगा नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इनकरेक्ट आपको बताना था, इसमें से बताइए। तो अगर हम देखें तो पहला ही इसमें ए जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हीराकुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो आपको उड़ीसा में मिलेगा, माफ कीजिएगा, उड़ीसा में मिलेगा। और कौन सी नदी पे ये मिलेगा? महानदी पे मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये गलत है, बाकी दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल का जो ये नाथपा है वो आपको सतलुज पे मिलेगा, और सिक्किम का जो है वो तीस्ता पे ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि सबसे आपको पास यानी कि दर्रों के बारे में बताना है। श्रीनगर और कारगिल और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पेंसिला पास, जोजिला पास, पैंगसाऊ पास, या कोई भी नहीं इनमें से? तो बताइए। तो इसमें से अगर हम देखें तो जोजिला पास है जो कि श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, जबकि अगर हम पेंसिला पास की बात करें तो ये कश्मीर को कारगिल से जोड़ता है, और जो पंगसाऊ पास है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है, एक तरफ माउंटेन पीक पर्वत शिखर, दूसरी तरफ स्टेट आपको दे रखे हैं, आपको करेक्टली मैच करना है। अनाईमुदी केरल में, देओमाली राजस्थान में, गुरु शिखर नागालैंड में, और माउंट सारामती जो है उड़ीसा में। तो जो करेक्टली मैच्ड वो अनाईमुदी है। अनाईमुदी अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है, और वो केरला में मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देवमाली आपको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। गुरु शिखर आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान की जो सबसे ऊंची पीक है वो गुरु शिखर पर्वत है, और जो माउंट सारामती है वो आपको नागालैंड में मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से पूछा है कि कौन सी स्टेट जो है, कौन सा राज्य जो है म्यांमार से अपनी सीमा शेयर नहीं करता, बॉर्डर शेयर नहीं करता, और म्यांमार जो भारत के साथ कितनी बड़ी जो सीमा रेखा है वो शेयर करता है? नंबर आपको बताना है। मेघालय 1643, नागालैंड 1643, मिजोरम 1634, मणिपुर 1634। तो आपको बताना है। तो मेघालय जो है शेयर नहीं करता है बाउंड्री, और जो टोटल बाउंड्री की लेंथ है वो आपकी म्यांमार की वो है 1643। तो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करने वाले कौन कौन से राज्य हैं आपके? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, और मणिपुर है। यानी कि जो ये वाला, ये इस तरीके से कुछ उत्तर पूर्वीय मिलता है। तो ये वाले जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये सब म्यांमार से शेयर करते हैं। अच्छा चलिए बताइए, लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया किससे शेयर करता है, और शॉर्टेस्ट बाउंड्री इंडिया किससे शेयर करता है? कौन सी कंट्री से लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं, कौन से शॉर्टेस्ट? ये सारे क्वेश्चन जो मैं पेरिफेरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है, क्योंकि जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। जब हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो हमें भी नहीं पता था, तो इसलिए जब भी कोई वीडियो आप देखा करेंगे, जब भी कोई पेपर आप देखा करें, तो उसमें ज़रूर जो भी क्वेश्चन पेरिफेरल आपके दिमाग में आते हैं या कोई एजुकेटर आपको बताता है तो उनको भी सर्च करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो स्टेट एनिमल यानी कि राज्य की ये पशु है, गौर कौन से राज्य का है, कौन से स्टेट का, और जो संगाई है वो कौन से राज्य के पूर्व उत्तर राज्यों में से बताना है आपको कि संगाई कौन से पूर्व उत्तर राज्य का है? तो मध्य प्रदेश, मेघालय, गोवा, मेघालय, मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, मणिपुर। तो अगर हम देखें जो गौर है, इसका आंसर डी हो जाएगा। गौर जो है वो गोवा का राजकीय पशु है, जबकि संगाई की बात करें तो मणिपुर का राजकीय पशु है। मेघालय की भी आपको पता होना चाहिए दिए हुए ऑप्शंस में से, क्योंकि क्या होता है यूपीएससी ऐसे ही पूछ लेता है। इस बार इसका आंसर ये है, अगली बार कुछ सेम क्वेश्चन बना देगा लेकिन उसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। जो मेघालय का वो क्लाउडेड लेपर्ड है, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड है। जबकि अगर हम बात करें आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड की कौन सी है, ठीक है, उत्तराखंड, और आप मुझे उत्तराखंड का मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, उत्तराखंड में जो है अल्पाइन मस्क डियर है, अल्पाइन मस्क डियर है। आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश की कौन सी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पूछना था, उत्तराखंड पूछ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आपको एक एक्स्ट्रा पता लग गया। उत्तराखंड का अल्पाइन मस्क है। आप मुझे बताएंगे यूपी का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि कचनार जो है राजकीय पुष्प है, कौन से राज्य का राजकीय पुष्प है, और ब्लू वाटर लिली जो है वो कौन से राज्य का राजकीय पुष्प है? महाराष्ट्र, आंध्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। बताइए। तो अगर हम देखें तो ये बिहार का जो कचनार है वो बिहार का है, और जो ब्लू वाटर लिली है वो आंध्र प्रदेश का है। जबकि आपको अगर हिमाचल प्रदेश का मैं बताऊं तो ये पिंक रोडोडेंड्रॉन है, ठीक है, पिंक रोडोडेंड्रॉन है। और अगर हम महाराष्ट्र का बताऊं तो वो जारुल का पुष्प है। आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ये सब आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको गलत करना अफोर्ड आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अगर गलत करिएगा तो फिर तो बस हो लिया सिलेक्शन। चलिए, और हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आपका पूरा साथ दें कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन आपको भी इस वीडियो को बार बार देखना है। इस वीडियो को में जो पूछे हुए क्वेश्चन है उनको आपको आंसर भी करना है, और सारे क्वेश्चन ये जो हम आपसे अटेम्प्ट करवा रहे हैं इनको अटेम्प्ट करके जो भी आपका स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करना है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है, गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ राजकीय वृक्ष यानी कि स्टेट ट्री, राजस्थान का खेजड़ी, छत्तीसगढ़ का साल ट्री, कर्नाटक का नारियल पेड़। तो इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? केवल 3, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। कोकोनट का जो ट्री होता है वो आपका केरल का जो है
राजकीय ट्री है। आप मुझे बताएंगे वही सेम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय ट्री, माफ कीजिएगा, राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा है, वो आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रामीण अधिवेशन हुआ था, प्रथम ग्रामीण अधिवेशन यानी कि रूरल सेशन कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था, जिस जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑर्गेनाइज किया था, और कितने कौन से वर्ष में हुआ था। तो फैजपुर 1936, त्रिपुरी 1936, फैजपुर 1938, त्रिपुरी 1938। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा फैजपुर 1936 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्रोनोलॉजिकल यानी कि क्रम अनुसार आपको इसको लगाना है, कौन सा सबसे पहले हुआ, कौन सा सबसे बाद में हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास, सूरत की संधि, या सालबाई की ट्रीटी, आपको बताना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इस सही क्रम में ही लगे हुए। ट्रीटी ऑफ मद्रास की बात करें तो 1769 में हुई थी, और इससे जो एंग्लो मैसूर वॉर था, हैदर अली और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, तो ये जिससे एंग्लो मैसूर वॉर था वो खत्म हुआ था। ट्रीटी ऑफ सूरत जो है रघुनाथ राव ने करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जब वो पेशवा बनना चाहते हैं। और ट्रीटी सालबाई जो है, ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी 1775 में हुई थी, और ट्रीटी ऑफ सालबाई जो हुई थी 1782 में हुई थी, और ये किसके बीच में हुई थी, एंग्लो मराठा वॉर को खत्म करने के लिए हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि जो इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको एक्ट दे रखे हैं यानी कि अधिनियम दे रखे हैं, दूसरी तरफ किस वर्ष में वो आए थे। तो रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में, चिट फंड अधिनियम जो आता है 1982 में, भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जिसको एग्जिम बैंक भी बोलते हैं 1981 में आया था। बताइए इसमें से गलत कौन सा है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें से अगर हम बात करें तो जो आपका थर्ड, नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें से गलत नहीं है, सभी इसमें ठीक है। ठीक है, तो जो रीजनल रूरल बैंक है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एग्रीकल्चर और जो एलाइड सेक्टर होता है, यानी कि जो आप क्रॉपिंग करते हैं, खेती करते हैं या पशुपालन करते हैं, कोई भी एलाइड सेक्टर करते हैं, उसके लिए जो रूरल क्रेडिट है, यानी कि गांव में जो नॉर्मली आप जाइएगा तो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से आपको पैसे लेने पड़ते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर क्रेडिट की समस्या को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। नरसिम्हम कमेटी थी, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप था, माफ कीजिएगा, 1975 में, उसकी रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। चिटफंड क्या होता है बेसिकली, आपने अगर अपने मम्मी पापा को सुना होगा कभी, तो हम कमेटियां डालते हैं। कमेटियां क्या होती हैं बेसिकली, उसको कमेटी बोलते हैं हम वैसे तो आम भाषा में। तो क्या होता है कि 10-15 लोग मिलके ये बोलते हैं कि भाई आज से हम इतना इतना पैसा डालना चालू करेंगे, तो एक सेंट्रल फंड बन जाता है। 2 लाख की कमेटी है तो, और इसका जिसको भी जरूरत पड़ती है वो इस 2 लाख की कमेटी को छुड़ा लेता है 2 लाख की, लेकिन हो सकता है कि उसे 1,80,000 ही मिले या 1,70,000 ही मिले, तो ये जो 20-30 हज़ार का डिफरेंस है वो उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये नन ऑफ दिस हो जाएगा। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ये भारत के आयात निर्यात को प्रमोट करने के लिए जो क्रेडिट चाहिए होता है उसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो जॉइंट सिटिंग है यानी कि संयुक्त बैठक है दोनों सदनों की, वो हमने कहाँ से ली है, कौन सी कंट्री से ली है। बहुत सारे जो हमने फीचर्स है वो बाहर से लिए हैं, तो कौन से लिए हैं, कैनेडियन से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, या नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से हमने जॉइंट सिटिंग ली है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। जो संयुक्त बैठक है उसका जो हमें अनुच्छेद है वो 108वें अनुच्छेद में मिलती है। तो ये क्यों होता है, लेट्स सपोज कि एक सदन है, उसने एक बिल पारित किया, दूसरे सदन में भी गया है, एक्ट बनने के लिए वो जरूरी होता है, लेकिन या तो इस सदन ने अमेंडमेंट को, ये बिल को रिजेक्ट कर दिया है, और जब ये बिल रिजेक्ट होकर वापस गया है तो जो अमेंडमेंट इसने प्रपोज किए थे हाउस बी ने यानी कि राज्यसभा ने, वो लोकसभा को मंजूर नहीं है, तो तब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और दूसरा, अगर जो दूसरा हाउस है उसने 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया है तो भी जॉइंट सेटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, इसमें जो रूल ऑफ लोकसभा है, रूल ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा है, उसके अंतर्गत ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है। और इसको चेयर कौन करता है, चलिए आप मुझे बताइए, इसका चेयरमैन कौन होता है, जॉइंट सेटिंग की चेयरमैनशिप कौन करता है। राज्यसभा का चेयरमैन स्पीकर, या लोकसभा का स्पीकर, या फिर प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट करते हैं, आप मुझे बताएंगे कौन करता है। ठीक है, और तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन से 2 चीज़ों के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संवैधानिक संशोधन अमेंडमेंट के लिए, और दूसरा मनी बिल के लिए, इन दोनों के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। ये एक्सेप्शन भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आपको मेजर कमिटीज़ बनी थी 2 तरीके की, एक मुख्य कमेटीज़ बनी थी, प्रमुख समितियां बनी थी, और एक माइनर कमेटीज़ बनी थी। तो आपको सही मैच करना है। माफ कीजिएगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि संघीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हेड करी थी। प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल ने करी थी। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। संचालन समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने करी थी। आपको करेक्ट ऑप्शन विकल्प चुनना है। तो इसमें बी ठीक है, प्रांतीय यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है सरदार पटेल ने करी थी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो अम्बेडकर ने करी थी, और संचालन समिति जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक तरफ आपको अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उस अनुच्छेद में क्या बता रखा है वो आपको बता रखा है। तो आर्टिकल 176 में आपको स्पेशल एड्रेस गवर्नर देता है, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में, और आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति के जो एड्रेस होता है, भाषण होता है, उसके बारे में आपको बता रखा है। तो ये गलत है, यही गलत है। आपको करेक्ट ऑप्शन
माफ़ कीजिएगा, इसमें सही आपको चुनना था, तो सही सी नहीं होगा, सही ये होगा फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्योंकि जो 78 आर्टिकल है वो नहीं बताता है, 87 अनुच्छेद 87 इसके बारे में, स्पेशल एड्रेस के बारे में बताता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी पावर जो है प्रेसिडेंट, कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद जो है जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श यानी कि कंसल्टेशन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 129, 43, 165 इनमें से कोई नहीं, तो ये 143 के अंदर आता है। प्रेसिडेंट जो है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उसके ऊपर जो एडवाइस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई भी मामला रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था यानी कि संशोधन अधिनियम के बारे में बताना है, जिससे कि लोकसभा में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, कहाँ से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से और नागालैंड से, उनके लिए आरक्षण दिया गया था 49वां, 50वां, 51वां, 52वां। तो ये किस लिए दिया, किसके थ्रू दिया गया था? 51वें अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था 1984 में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष आपको बताना है, और भटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1975, 66, 76, 66, 75, 65, 76, 65 आपको बताना है। तो जो चलचित्र निगम है 1975 में बनाया गया था, जबकि भटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो है 66 में बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं यानी कि केंद्र संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो कहाँ पे है। तो जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान है यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, वो झांसी में मिलेगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान है जो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ में मिलेगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वो आपको बनारस में मिलेगा। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से बताना है, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। जो एविएशन है यानी कि पक्षियों वाला है वो आपको इज्जत नगर बरेली में मिलेगा, ना कि मेरठ में। तो ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प चुनना है, किसके बारे में? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे गरीब जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, या गरीब परिवारों में अगर बेटियां शादी उनकी शादी करना चाहते हैं वो परिवार, तो उनके लिए सहायता आर्थिक उनको दी जाती है। तो बोला जा रहा है कि 51,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी प्रति जोड़े को, पर कपल, और दूसरा इसमें 20 कपल्स को जो है इंक्लूड होना है कि अगर एक बार अगर इस योजना का लाभ आपको लेना है तो मास मैरिज अगर आप कर रहे हैं तो एक साथ कम से कम 20 कपल्स की मैरिज होनी चाहिए। तो एक, केवल दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, आपको करेक्ट चुनना था। तो इसमें से केवल एक ही ठीक है, क्योंकि 20 नहीं है, 10 कपल्स का मैंडेटरी है इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। एक तरफ आपको नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो डिपार्टमेंट क्या कहलाते थे। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे काफ़ी सारे, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के टाइम पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, तो वो क्या उनका काम था? दीवाने अर्ज का सैन्य विभाग यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने एग्जा का न्याय विभाग यानी कि जस्टिस डिपार्टमेंट, और दीवाने बरीद का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ये सभी सही तरीके से मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जो सुक्ता गंडौर है, उस उत्खनन जो साइट है उसको किसने उसका उत्खनन किसने किया था, और दूसरा कौन सी साइट में, कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में इसका उत्खनन किया गया था? तो मॉर्टाइमर व्हीलर 1927 में, ऑरेनस्टीन 1927 में, मॉर्टाइमर व्हीलर 1929 में, ऑरेलस्टीन 1929 में। तो बताइए, तो अगर हम देखें तो ऑरेलस्टीन ने किया था 1927 में, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइगर रिजर्व जो है बताया गया है कि जो वन आवरण में जो वृद्धि है यानी कि स्टेट फॉरेस्ट कवर में जो इंक्रीज है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, उसमें टॉप 3 में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं आता? मतलब जो टोटल जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है उसमें टॉप 3 टाइगर रिजर्व्स है जिनमें हुआ है इंक्रीज, तो दिए हुए में से कौन सा उसमें नहीं आता? बक्सा, पेरियार, इंद्रावती, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें पेरियार इसमें से नहीं आता। जो टॉप 3 है उसमें क्या क्या आता है? एक तो बक्सा आता है जो कि आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, इंद्रावती आता है जो कि आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, और तीसरा जो है वो अन्नामलाई आता है जो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, टाइगर रिजर्व इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो है आपको फॉरेस्ट कवर इंक्रीज देखने को मिला है, पेरियार में नहीं मिला है। पेरियार आपको कहाँ मिलेगा? केरल में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल यानी कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमन जो 2021 में आया था, और उसकी अधिसूचना अगस्त 2021 में आई थी, वो सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि जो एक बार यूज करके हम फेंक देते हैं उसको जो है एंड करने के बाद कौन से वर्ष तक करता है? तो अगर हम बात करें 2022 तक करता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है कि पहले 50 माइक्रोन की मिनिमम लिमिट थी, उसको बढ़ा के अब 75 माइक्रोन करना है, यानी कि 75 माइक्रोन से कम की पन्नी आप नहीं बना सकते हो। कब तक? 30 सितंबर 2021 तक इसको करना था, और उसके बाद 120 माइक्रोन तक मिनिमम थिकनेस ले जानी थी। कब? 31 दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक इसको ले जाना था। ठीक है, और ये जो एक्ट है, ये जो
रूल्स हैं इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन 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 करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे कि जो नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों का जो सूचकांक है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से, उसमें हमारा जो वित्तीय वर्ष है 2020-21 उसमें हमें कितना जो है हमारा टोटल जो स्कोर है वो कितना है, 66, 65, 64, 63, तो ये 66 है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी गोल्स जो होते हैं वो हमारे 17 गोल्स हैं, जिसमें 169 टारगेट्स हमें दिए गए हैं जो हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर यानी कि सतत विकास के लिए बड़े ही ज़रूरी है। इंडिया ने अभी अपना वॉलेंटरी रिव्यू सबमिट किया है कि वो ग्लोबली अगर हम देखें तो सारी कंट्रीज जो है, सारे देश अपना वॉलेंटरी रिव्यू करते हैं, तो इंडिया ने भी वॉलेंटरी रिव्यू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने करोड़ रुपए जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती है यानी कि प्राथमिक सार्वजनिक निर्गमों के द्वारा कितने पैसे बनाए गए हैं अप्रैल नवंबर 2021 में इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा डी, इसका 89,066 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए गए। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए कल को आपने एक कंपनी खोली, अब आपको इस कंपनी के लिए पैसा उठाना है, तो आपके कुछ शेयर होंगे, 100% मान लीजिए आप मालिक हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप 90% खुद मालिक रहेंगे और 10% के जो शेयर है उनको आप मार्केट में उतारेंगे। तो जब ये पहली बार मार्केट में आप उतारेंगे, इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स बोलते हैं। और उसके बाद जब ये मार्केट में आ जाते हैं, उसके बाद जब सेलर और बायर्स खुद ही आपस में, आपका इसमें कुछ काम नहीं होता, जो जिसने आईपीओ जिसको अलॉट हुआ वो किसी और को बेच दे, उसके बाद वो किसी और को बेच दे, तो ये इसको आईपीओ नहीं बोलेंगे, ये तो सेकेंडरी मार्केट हो गया। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है और वो 89,066 करोड़ का आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है कि रिचेस्ट पीपल के लिस्ट में आपको बताना है कि ब्लूमबर्ग का जो बिलियनियर इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें शीर्ष स्थान पे कौन रहा है एशिया में, और वर्ल्ड में अगर हम देखें तो कौन रहा है, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, गौतम अडानी, एलन मस्क या कौन। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एशिया में गौतम अडानी और विश्व पे एलन मस्क रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंट्रल बैंक जो सबसे बड़ा बायर यानी कि खरीदार सोने का बन के उभरा है वो कौन सा है, यूरोपीय रिजर्व बैंक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड या रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली सेक्रेटरी यानी कि सचिव की वित्तीय सेवा विभाग में यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट में बनाए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है, और किस कंट्री की टीम ने एएफसी की जो वर्ल्ड एशियन कप होता है, वुमेन्स एशियन कप होता है, माफ कीजिएगा, महिलाओं का जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, उसको किसने जीता है। तो ये कौन है, ये संजय मल्होत्रा जी हैं, जिनको बनाया गया है, और चाइना की टीम ने इसको जीता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। और हाल ही में जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट आपको बनाया गया है, जो ईवीज के लिए चार्जिंग पॉइंट होते हैं, वो कहाँ खोला गया है वो आपको बताना है। 30 जनवरी गुड़गांव, 30 जनवरी गुड़गांव, 31 जनवरी गुड़गांव, तो ये सारे ही ऑप्शन ठीक, मतलब सारे ही ये ऑप्शन ठीक कर दिए हैं इसमें, तो ये गुड़गांव में ही खोला गया है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। माफ कीजिएगा, 30 जनवरी को नहीं मनाया जाता, 31 जनवरी को मनाया जाता है। मैं भी कंफ्यूज हो गया, सेम देख के थोड़ा सा दिमाग चकरा जाता है। ठीक है, पर इसका आंसर सी है, ट्रॉपिकल डिसीज डे को मनाया जाता है 31 मनाया जाता है। और ये जो स्टेशन खोले गए हैं, चार्जिंग पॉइंट स्टेशन खोले गए, गुड़गांव में ही खोले गए हैं, तो इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व्स के बारे में आपको पूछा हुआ है कि कौन से टाइगर रिजर्व को उनकी संख्या दोगुनी करने यानी कि बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए नहीं दिया गया है अवार्ड, T+2 एक अवार्ड दिया जाता है, तो नहीं पूछा हुआ है किसको नहीं दिया गया है, तो ये आपको अगर मानस टाइगर रिजर्व देखें उसको नहीं दिया गया है। सी, तो जो सेंट पीटर्सबर्ग समिट थी 2010 की रशिया में, वहाँ पे ये जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, टोटल कितनी है, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, उन्होंने ये एक कमिटमेंट करी थी कि हम दो गुना टाइगर की संख्या करेंगे, तो उसमें सारे टाइगर रिजर्व्स को इसमें अवार्ड दिया जाता है। तो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जो बर्दिया टाइगर रिजर्व है आपको ये नेपाल में मिलेगा, और मानस टाइगर रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मुझे बताना है। मानस टाइगर रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि जो ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड इनोवेशन अचीवमेंट्स है 2021 की रैंकिंग में, तो सर्वप्रथम सबसे ऊपर कौन इसमें आया है, इसका पहला स्थान कहाँ किसने प्राप्त किया है, तो IIT मद्रास ने प्राप्त किया है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का ये एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही कैटेगरीज में जो है इंस्टीट्यूट्स को रैंक किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल अभी हमने प्रलय नाम से इंडिया की जो घरेलू स्वदेशी रूप से बनी हुई उसको फायर किया था, परीक्षण किया था, तो कहां से किया था, कौन से कोस्ट से, कौन से तट से इसको फायर किया था, और दूसरा फायर किया था, और बैचलर डैड नामक किताब के जो वो है आपके लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसको उड़ीसा के तट से फायर किया गया था, और तुषार कपूर इसके
जो है लेखक है। तो हमने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे होंगे। अगर आपने अटेम्प्ट करे तो अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी जानकारी अब दिए हुए नंबर से ले सकते हैं। नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम फ्री जो टेलीग्राम है हमारा वो ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब सीरीज जो है हमारी चल रही है उसको अच्छी तरीके से फॉलो कर लीजिए। इतने में ही आपका काम बन जाएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।